ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। थर में पिछले 10 माह में 400 से जायद मासूम फूलों के मुरझा जाने के बाद बिलाखिर वजीर आला सिंध को ख्याल आ ही गया और आज वो सिंध काबीना को लेकर मिट्टी पहुंच गए और वहां पर सिंध काबीना का इजलास भी तलब किया गया था। जहां एक जानिब इजलास की तैयारियां चल रही थी, उस हवाले से सिक्योरिटी की भी खासे सख्त इंतजाम थे, लेकिन दूसरी जानिब जो मासूम बच्चों की अमवात का सिलसिला है वो भी हमें आज थमता हुआ नजर नहीं आया। एक और 2 साला बच्चे की आज मौत हुई, जिसके बाद सिर्फ इस माह जो बच्चे जिनकी जाने गई उसकी तादाद अब 16 हो चुकी है। जी हाँ, और आज जब ये काबीना का इजलास हुआ तो अजब ही मंजर था। भूखे प्यासे धरी ये देखते रहे कि काबीना के लोग वहाँ पहुँचे। वज़ीर आला साहब खुद एक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचे, फिर गाड़ी भी सवार हुए। उनकी गाड़ियों में 30 पुलिस मोबाइल्स थीं, 40 लैंड क्रूजर्स थीं, डबल केबिन गाड़ियों समेत 92 गाड़ियों का ये शाहाना काफिला था जो मिट्टी टाउन हॉल पहुँचा। टाउन हॉल के कमरे में जो एयर कंडीशन कमरा था वहाँ पर बैठकर थर वासियों के लिए उनके मुस्तकबिल के फैसले किए गए और वहाँ पर बातचीत की गई। अमली तौर पर क्या हुआ ये जानने की ज़रूरत है और ये ज़रूर जानने की ज़रूरत है क्योंकि जो अमवात का सिलसिला है, जो गुर्बत है, जो परेशानी है, वो किसी तौर पर थम नहीं रही है। और वज़ीर सिंध कायम अली शाह ने इजलास के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की। पहले आपको उनकी ये गुफ्तगू सुनवाते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। वो सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। उस झुग्गी में उसकी ज़चगी होती है या उसकी डिलीवरी होती है और वो दाई कहते हैं हम, तो वो दाई जो मिडवाइफ कहें आप अंग्रेजी में, वो उसकी ज़चगी करती है। वो एक्सपर्ट नहीं होती, न उसको कोई ट्रेनिंग होती है जो आजकल की ट्रेनिंग है, न वो होती है, बच्चे को पैदा करती है। अब बच्चा पैदाइशी, इसका एतराफ़ मैं समझता हूँ करना चाहिए सबको कि पैदाइशी जब आता है तो ज़्यादातर उसमें जो बीमारी होती है, सांस की बीमारी है या निमोनिया है या इस किस्म की और बीमारी होती है। और आते ही जब हैं अस्पताल औरतें, जब वो देखते हैं कि बच्चा जो है बहुत ही सख्त बीमार है, उसके बचने की और उम्मीद नहीं है, शायद बच जाए अगर अस्पताल जाए, नहीं तो आते नहीं। वज़ीर आला साहब ने आज एक नई मंतक पेश की है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कहना ये चाह रहे थे कि सेहत की सहूलियात वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। जो मुकामी ख़वातीन जो ज़चगी के वक्त बच्चे की देखभाल करती हैं उनको पता नहीं चलता कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और बच्चा जो है वो इस दुनिया से चला जाता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। यहाँ पर याद करना चाहिए कि आईन पाकिस्तान क्या कहता है। जी हाँ, आईन पाकिस्तान हर शहरी को इलाज मुआलजे की सहूलतें फराहम पहुँचाने के लिए हुकूमत वक्त को पाबंद करता है। तो इस पर वज़ीर आला साहब क्या कह रहे थे, मेरी तो समझ से बाहर है। खैर, लेकिन इजलास के ऊपर एक मरतबा फिर आ जाते हैं। जो इजलास आज तलब किया गया है, ये कहा जाता है कि थर के हवाले से इसमें कुछ हंगामी इक़दामात ज़रूर तय किए जाएंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों में कुछ खाली असामियों की तकर्रुरी के हवाले से भी बातचीत की गई है। क्या इस इजलास में खास तौर पर थर से मुताल्लिक फैसले किए गए हैं, क्योंकि थर के अंदर ही मुनाकिद किया गया था। बात करेंगे सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि थर में खास तौर पर इस इजलास को क्यों मुनाकिद किया गया और क्या अहम फैसले किए गए थर के हवाले से? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप लोगों के जो तंजिया इंट्रो दिया आप लोगों ने, उस पर आप लोगों का शुक्रिया। चीजों के शायद हकायक से सही तरह वाकिफ नहीं है मीडिया, उसके बावजूद भी जिस तरह के तंजिया इंट्रो दिए गए, मैं समझता हूँ कि सर ये काबिल अफसोस बात है। लेकिन खैर मैं टॉपिक पर आ जाता हूँ। बिल्कुल कैबिनेट की मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाई और उसका मकसद यही था कि जो थर पार्कर के इशूज हैं वो थर पार्कर में हल किए जाए। इसीलिए तमाम गुजरात, पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो सबको थर पार्कर में चीफ मिनिस्टर साहब ने तलब किया और जो भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स थे इन हलाकतों के और जो भी दफ्तर के हवाले से वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी उसके बारे में मीटिंग हुई, उसमें अहम फैसले किए गए। जहाँ तक बात की जो बताया गया, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने काउंसिल में भी बताया, जो मसूद साहब के उनके समझ से नहीं आई, बता दूं कि सरकार में जो 85% ये वो रिमोट एरियाज में रहती है और स्केचर्ड आबादी है। वहाँ पर मुख्तलिफ छोटे छोटे क्वांटिटीज में जो घर है, 15 घर 20 घर, इन पे भी वहाँ देहात है और 40-50 घरों पे भी जो है वहाँ देहात है। तो जब वहाँ पे इस तरह के केसेस होते हैं, खासतौर पर जब डिलीवरी केसेस, तो वहाँ पर लोग हॉस्पिटल
नहीं है। और ये अब का सिर्फ इस एरिया की बात नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इस तरह के केसेस जो है वो सामने आए हैं, जिसकी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो फिगर्स पूरे पाकिस्तान के लिए दी है। लेकिन जो डेवलपमेंट के हवाले से जी मिनिस्टर साहब ने देखिए जो सबसे देरीना मसला है वो पीने का पानी। टोटल नए 80 आरओ प्लांट हमारे तैयार हैं, लेकिन 150 नए आरओ प्लांट बनाए जा रहे हैं। एंड ऑफ दिसंबर तक 150 आरओ प्लांट तैयार हो जाएंगे और बाकी 750 वो जून 2015 तक सारे आरओ प्लांट तैयार हो जाएंगे। बाकी वाटर सप्लाई की स्कीम है उनकी भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी। और उसके अलावा जहाँ तक आपने जो वैकेंसीज की बात की, शर्जील साहब जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लग रहा है कि एक मजबूत प्लान आप लोगों ने जरूर बनाया। हमारा मकसद किसी की दिल आजारी हरगिज नहीं था, हम सिर्फ हकायक शेयर करना चाहते थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है, आपने जो प्लानिंग हमसे शेयर की है यकीनन थर के लिए ये बेहतर साबित होगी मुस्तकबिल में। ये आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फौरी तौर पर, क्योंकि रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुछ बच्चों की डेथ्स हो रही है वहां पे, अभी फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर क्या इकदाम कर रहे हैं आप लोग कि कम से कम उस अमवात को रोका जा सके जो रोजाना की बुनियाद पर वहां हो रही है? देखिए, हॉस्पिटल की अगर आप लोग खुद विजिट करें, तमाम फैसिलिटीज वहाँ पर मौजूद है। हॉस्पिटल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है कि वहाँ के लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है और वहाँ के लोगों को ये अवेयरनेस देने की जरूरत है कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है स्टार्ट फ्रॉम डिलीवरी, तो वो किस तरह उनके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल में जाया जाए। क्योंकि वहाँ के लोगों में एक पर्दे का सिस्टम भी है, लोग हॉस्पिटल्स में इतना नहीं आते, तो अब उधर के लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। कुछ इनके फॉरेन फंडिंग प्लान है, उसके तहत कुछ लेडी हेल्थ वर्कर्स मस्जिद वहाँ रखी गई है जो कि लोगों को एजुकेट कर रही है कि अगर आपको कोई भी, अगर आप हॉस्पिटल नहीं भी आ सकते तो उसके लिए जो क्वालिफाइड जो दाई या इस तरह के मिडवाइफ होती हैं उनकी हेल्प ली जाए। तो ये पूरे डिटेल आज 6 घंटे की पूरी मीटिंग चली है और उसमें सारे ही ऑप्शन पर जिक्र किया गया। जहाँ तक कुछ वैकेंसीज के बारे में बात हुई तो उसमें भी हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है कि मजीद वैकेंसीज वहाँ पे नहीं रखी जा सकती। हालांकि वहाँ पे वैकेंट पोजीशन मौजूद हैं, लेकिन हाई कोर्ट की उस ऑर्डर, स्टे ऑर्डर की वजह से वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रही था। उसके लिए भी ये फिर आज फैसला किया गया कि हम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब से बात करेंगे कि यहाँ पर एक्सेप्शनल केस किया जाए प्रशासन के लिए और यहाँ पर हमें डॉक्टर अपॉइंट करने की इजाजत दी जाए। और आगा खान हॉस्पिटल की भी जो डॉक्टर्स की टीम थी वो भी आई, उसने भी पूरे 2-3 दिन यहाँ पे सर्वे किया। आज उन्होंने भी कैबिनेट मीटिंग में अपनी पूरी रिपोर्ट दी और उन्होंने जो कॉज ऑफ डेथ है उस पर उनका भी वही राय थी जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बताया जा रहा है। उसमें कोई ये नहीं है कि हॉस्पिटल में सहूलियात नहीं है। हॉस्पिटल शर्जील मेमन साहब, एक सवाल करना चाहूंगा बहुत अदब के साथ आपसे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर क्या कबाहत है कि वजीर आला साहब हों या आप हों, ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि वहां पर कहत है, भूख है, गुर्बत है, अस्पताल मौजूद हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, अमला मौजूद नहीं है, बुनियादी सहूलियात से महरूम है ये इलाका। इसके बजाय आप लोग मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं कि जी भूख से नहीं मरे, गुर्बत से मर गए। आज आप कह रहे हैं कि जी भूख और गुर्बत से नहीं मरे, दाइयों की वजह से मर गए बच्चे। तो सर सीधी सी बात क्यों नहीं करते? 2012 से वहां पर कहत की सूरत हाल है और अभी तक कहत है, तस्लीम क्यों नहीं करते? मैं आपको अर्ज कर दूं कि कहत सिर्फ 2012 से नहीं है। कहत में जो अगर आप देखेंगे पिछले 40-50 साल में कोई 8-10 साल ऐसे मुश्किल से होंगे जहां बरसातें होंगी, लोगों को खुशहाली होगी और हर 3-4 साल का जो एक साइकिल आता है उसमें कहत होता है। सर मेरा सवाल है तस्लीम क्यों नहीं करते? सुनिए जी मेरी बात सुनिए, आपका सवाल मैंने सुन लिया। हमने कभी नहीं कहा कि थरपाकर में गुर्बत नहीं है, हमने कभी नहीं कहा कि कहत नहीं है। जब वहाँ के लोगों के, पाकिस्तान का एक बैकवर्ड तरीन एरिया है जहाँ पे लोगों के पास कोई बुनियादी फैसिलिटी, गलबन राब्ता मुनक़ता हो गया शर्जील मेमन साहब का, जो वो कह रहे थे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा, बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि हक़ाइक़ को तस्लीम करने में क्या कबाहत है। क्यों इस तरह के बयान हमारे सामने आते हैं कि जी भूख की वजह से वहाँ पे बच्चे नहीं मर रहे, गुर्बत की वजह से वहाँ पर बच्चे मर जाते हैं। कभी आज ये कह दिया गया 6 घंटे की मीटिंग के बाद कि यहाँ पर बच्चों की अमवात जो हो रही हैं वो क्योंकि इसलिए हो रही हैं कि जो दाइयाँ हैं वो ना तजुर्बाकार हैं, उनको पता नहीं चलता। आप ये क्यों नहीं मानते कि वहाँ पर अस्पताल मौजूद नहीं है? अस्पताल जो मौजूद है उनमें अमला मौजूद नहीं है। वहाँ पर जो एम्बुलेंस बैनुल-अक़वामी इदारों से और हमारे दोस्त मुल्कों की तरफ से मिली वो बासर लोगों के यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। क्यों नहीं मानते कि वहाँ पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, वहाँ पर पानी के मसाइल हैं, आरओ प्लांट लगा दिए गए हैं, मगर
घर के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके और दूसरी बातें की जा रही हैं। हम चाहते थे कि शर्जील मेमन साहब इसका जवाब दें कि आखिर तस्लीम करने में क्या मसला है। लेकिन अब शर्जील मेमन साहब का कहना यही था कि हुकूमत इक़दाम वहाँ पर करेगी, आने वाले दिनों में नताइज भी बेहतर नजर आ सकेंगे। कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और अहम खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब अपने मुख्तलिफ खिताबात में जो वो जलसागाह में करते हैं अपने कारकुनान के सामने, उसमें कई लोगों को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। वक्तन फवक्तन कई ऐसी मौजूद शख्सियात हैं जिनके ऊपर खुले अल्फाज में इमरान खान साहब तनकीद करते हैं। गुज़िश्ता रोज के खिताब में भी उन्होंने यही रिवायत बरकरार रखी। उन्होंने जो मौजूद वकील रहनुमाया आसमा जहांगीर साहबा, उनके ऊपर भी तनकीद की और कहा कि लगता यह है कि आसमा जहांगीर और मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने कोट किया कि उनमें दोस्ती हो गई है। और आसमा जहांगीर साहबा ने कभी इंसानी हुकूक और ड्रोन हमलों के ऊपर बात क्यों नहीं की? क्या उन्होंने आसमा जहांगीर साहबा के हवाले से कहा, आपको पहले वो सुनवाते हैं। आसमा जहांगीर ने कहा कि जनरल पाशा को बीच में बिठा दिया जाए, वो इन्वेस्टिगेशन करे। आसमा जहांगीर चलो कम से कम जनरल पाशा पाकिस्तानी तो है, आप तो अमेरिका से एनओसी ले बगैर ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं करती। हिंदुस्तान गई, कश्मीरियों का नाम ही नहीं लिया। वो बेचारे जो 20 साल से फौज, हिंदुस्तान की फौज बैठी हुई है और जो वहां जुल्म हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स के आसमा जहांगीर को कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि वह भंगड़ा डाला और हमारी ख्वातीन को कहती है कि वहां नाच गाने हो रहे हैं। खुद जाके हिंदुस्तान में भंगड़ा डाला। वैसे आसमा जहांगीर और मौलाना फजलुर रहमान की लगता दोस्ती हो गई है दोनों की। इसके बाद ड्रोन अटैक्स होते हैं, बम औरतें बच्चे मरते हैं, कोई ह्यूमन राइट्स की आसमा जहांगीर को फिक्र इसलिए नहीं होती क्योंकि अमेरिका से एनओसी नहीं मिलता। और अगर एनओसी के बगैर बात करे तो जो बड़े बड़े लाखों डॉलर के अवार्ड मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे मोअज़्ज़ज़ वकील रहनुमा आसमा जहांगीर साहबा के हवाले से। जो गुफ्तगू उन्होंने की उस पर हम तो मजीद तबसरा नहीं करेंगे, इसी पर मजीद हम राय जान लेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आसमा जहांगीर साहबा खुद हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आसमा साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, आज आपने दोपहर में इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया था, आप क्या कहेंगे उनके इल्जामात के बारे में जो उन्होंने आप पर लगाए हैं? देखिए, इमरान खान साहब तो हर एक पे इल्जामात लगाते हैं, वो तो मैं उनको जैसे कहती हूँ फतवा बंगियां मारते हैं, तो उनका जवाब देना मुनासिब भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह वो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, अगर लोग उस लेवल पे उतर आए तो इमरान खान साहब परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी बातें हैं उनकी, लोग भी आगे से बदतमीजी कर सकते हैं। उनको चाहिए कि एक लीडर की तरह बिहेव करें, एक जो बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव ना करें। और अगर वो इसी तरह चलते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि लोग भी उनके साथ इसी तरह बात करेंगे जिस तरह वो लोगों को हकारत की तरह करते हैं। बाकी मुझे बड़ी अफसोस हुआ कि उन्होंने कि ये मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिल गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब काबिल एहतराम है, उनके साथ कोई मिल जाए या उनसे कोई बात कर ले, हालांकि मैं तो उनको शायद 10 साल से नहीं मिली हूँ और मेरी उनकी सियासी इख्तलाफात जरूर है, मगर काबिल एहतराम है। किसी के यूं सिंबल बना देना जैसे कि उसके साथ कोई मिल जाए तो बहुत बुरा हो जाए, और वो उनके साथी हैं, सियासत हैं, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं कायम कर रहे हैं इमरान खान साहब। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इमरान खान साहब हर इदारे के ऊपर और कई मौजूद शख्सियात के ऊपर इल्जामात भी लगा रहे हैं और मुसलसल लगा रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कोई कानूनी चाराजोई की जा सकती है? देखें, कानूनी चाराजोई तो उस इंसान से करे ना जो कि बाशऊर हो। जो मैं समझती हूँ कि ये मामला सियासियात का नहीं है या नजरियात का नहीं है, ये अब जो किस्सा है पूरा ये एक साइकोलॉजिकल है। उसमें क्या इंसान कह सकता है और क्या उनको क्या करे, कोई इनके ऊपर क्या केस करे कि जी ये मुझे समझते हैं कि मैं बुरा हूँ, तो समझते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। मगर जो बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखें, ये जो एक तकलीफ दे बात है कि वो हर शख्स को और हर अदारे को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं कि जो इदारा है जुडिशरी वो कंट्रोवर्शियल हो गया, आपने जो पार्लियामेंट है उसकी बेइज्जती इतनी की कि उसको कंट्रोवर्शियल किया, आइन को आप नहीं कोई खास मानते, बाकी आप आर्मी को ISI को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश में हैं। तो ये अगर तोड़ फोड़ और इस किस्म की बातें होंगी तो लोग, जाहिर है इसके ऊपर तशवीश होगी, वो इनके ऊपर नुक्ताचीनी करेंगे
और एक सियासतदान को नुक्ताचीनी लेनी चाहिए और उसके अंदर थोड़ी सी एक जैसे कहते हैं ठहराव, टॉलरेंस होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। जिस सियासतदान में आज बर्दाश्त नहीं है जबकि वो पावर में नहीं है, तो अल्लाह माफ करे कि ये पावर में आएंगे तो ये तो मेरा ख्याल है लोगों को सरेआम टांगेंगे। फिर असमा साहिबा, अब तो हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में इल्जामात की सियासत बाकायदा शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इसके असरात क्या पड़ेंगे? अब देखिए, अब पहले तो कोई सीरियसली भी लेता था, मैं तो कम से कम इनको अब सीरियसली नहीं लेती। तो सियासत क्या चलेगी, लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ जाते हैं, लोग हमारे सादा नहीं हैं। तो चाहे जो मर्जी कहते रहे, क्या इमरान खान सिर्फ क्या आसमान से उतरे हुए हैं? ये वाहिद मखलूक है और इनके साथ जो लोग हैं जो आसमान से उतरे, बाकी सारे यहाँ पे हकारत की निगाह से। तो मैं आपसे ये अर्ज करती हूँ कि नफ्सियात की बात है, ये माहिरीन नफ्सियात को बुलाया जाए, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा जहांगीर साहिबा, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थी और तबसरा कर रही थी इमरान खान साहब ने जो उन पर इल्ज़ामात लगाए। और हकीकत यही है कि मुल्क में इल्ज़ामात की सियासत हो रही है, काफ़ी अरसे से होती थी, मगर अब जिस दहज पर पहुँच चुकी है, इसको रोकने के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को, इस मुल्क में सोचने समझने वाले लोगों को शायद अपना किरदार बहुत बेहतर तौर पर अब अदा करना होगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।